शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। वजीर अली ने एक हफ्ते की बजाय पूरे 9 दिन लगा दिए। 10वें दिन वो वापस आया और कहने लगा, हम रात की गाड़ी से आ गए थे, उस वक्त रात ज्यादा हो गई थी, मैंने सोचा सुबह तुमसे मिलने जाऊंगा। फिर उसने मुझे गोमलवाड़ी के रॉ के ट्रेनिंग कैंप के बारे में उन लोगों के मामूलात की पूरी तफसील सुनाई जो हमारे मिशन के लिए बेहद फायदेमंद थी। कहने लगा, उनके पास असलहा कोई इतना ज्यादा नहीं होता, 10-12 ऑटोमेटिक पिस्तौलें हैं, 4-6 क्लैशनकोफे हैं, हफ्ते में एक बार 7 दहशतगर्दों को बम बनाने और लगाने की तरबियत भी दी जाती है। लेकिन खतरे वाली बात यह है कि उन्होंने तरबियती कैंप के इर्द गिर्द झाड़ियों में बारूदी सुरंगें लगाई हुई हैं। चूंकि ये सुरंगें जमीन में दबाई गई हैं, इसलिए उनका पता चलाना मुश्किल है। मैंने कहा, उन्होंने अपने आदमियों को इन बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए कोई ना कोई निशानी तो वहां जरूर लगाई होगी। वजीर अली ने कहा, बज़ाहिर हमें वहां से ऐसी कोई निशानी लगी हुई नजर नहीं आई, लेकिन अपने आदमियों को खबरदार रखने के लिए वहां कोई ना कोई निशानी जरूर लगी होगी, उसका हमें वहां जाकर पता चल जाएगा। मैंने पूछा, रात के वक्त वहां पहरे की क्या पोजीशन होती है? वजीर अली बोला, पहरे की पोजीशन ये है कि दिन के वक्त तो कैंप के जुनूब में स्टेशन की जानिब जो वॉच टावर है, उस पर एक संतरी की हर वक्त ड्यूटी लगी रहती है। उसके पास दूरबीन भी होती है और लाइट मशीन गन भी। ये वॉच टावर मोटे मोटे बांसों को जोड़कर बनाया गया है जो जमीन से 25-30 फुट ऊंचा होगा। यहाँ एक छोटी सर्च लाइट भी है जिसकी रोशनी किसी किसी वक्त घुमा फिराकर संतरी आसपास के माहौल का जायजा ले लेता है। लेकिन सर्च लाइट की रोशनी उस वक्त ऑन की जाती है जब गार्ड संतरी को जंगल में कोई आहट सुनाई देती है। चूंकि ये कोई जंगली कैंप नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं है। ये सिर्फ रॉ की तरफ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग को खुफिया रखने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई है। जब मैंने वजीर अली से पूछा, बल्कि उससे मशवरा लिया कि इस कैंप को तबाह करने के सिलसिले में हमारा तरीक़ेकार क्या होगा, तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। वो बहुत कुछ सोच कर आया था और अब भी बहुत कुछ सोच रहा था। कहने लगा, ये कोई एमुनिशन डिपो नहीं है जिसे बम लगाकर आन की आन में उड़ा दें। ये ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ 7 जराइम पेशा अफराद को हर किस्म का असलहा चलाने और बम लगाने, बम बनाने की तरबियत दी जाती है। ये तरबियत मेरी इत्तला के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी है। इस दौरान इन 7 दहशतगर्दों का निशाना काफी बेहतर हो गया है। हमारे मुकाबले में वो ज्यादा महारत से टारगेट पर फायर कर सकते हैं। इन हालात के पेश नजर हम उन दहशतगर्दों को एक साथ ही हलाक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आम तौर पर अलग अलग होते हैं, बल्कि रात के वक्त भी उन्हें अलग अलग बैरकों में सुलाया जाता है। ये रॉ के इसराइली इंस्ट्रक्टर्स की हिफाजती पेशबंदी हो सकती है ताकि दुश्मन का कोई एजेंट वहां आकर इन सब को एक साथ हलाक न कर सके, वरना इन दहशतगर्दों के रात के वक्त भी अलग अलग और एक दूसरे से दूर रख कर सुलाने की और कोई वजह नहीं हो सकती। अगर हम किसी तरह बैरकों के नीचे बारूद लगाकर उन्हें उड़ा भी दें तो ये बात हम यकीन से नहीं कह सकते कि 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसके अलावा 3 बैरकें हैं और इन 3 बैरकों के नीचे गड्ढे खोद कर बारूद लगाना इतना आसान काम नहीं है। बैरकों के गिर्द रात को बराबर पहरा लगा होता है। मैंने पूछा, फिर तुम्हारे ख्याल में दूसरा कौन सा तरीक़ेकार हो सकता है? इसके जवाब में वजीर अली हंसने लगा। मैं हैरान सा हुआ कि वो इतने अहम और संगीन सवाल पर हंसने क्यों लगा है। कहने लगा, हमें इन दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए गैर रिवायती हथियारों से काम लेना पड़ेगा। वजीर अली की ये बात मेरी कुछ समझ में न आई। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब है हमें असलहे की बजाय कमांडो चाकू इस्तेमाल करने होंगे? वजीर अली ने नफी में सर हिलाया। मैंने कहा, तो गैर रिवायती हथियार कौन से होंगे? वजीर अली अपने सर के बालों में हाथ फेर रहा था। कहने लगा, हमें सपेरों का भेस बदल कर जाना होगा। मैं उसका मुंह देखने लगा। सपेरों का भेस? मेरी जबान से बेख्तियार ये अल्फाज निकले। सपेरे वहां क्या करेंगे? वजीर अली ने दरवाजे की तरफ देखा। चांदबाई चाय की चैनक ट्रे में रखे चली आ रही थी। बेटा वजीर, इतना लंबा सफर करके आए हो, पहले तुम दोनों चाय पी लो, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। आलू की भुजिया बनाऊंगी आज, तुम्हें पसंद है ना? वो बोला, बी अम्मा बहुत पसंद है। चांदबाई ने चाय का ट्रे चारपाई पर मेरे सामने रख दिया और वही बना रही हूँ कहती हुई चली गई। वजीर अली ने चाय प्यालियों में डाली। एक प्याली मुझे दी और दूसरी प्याली खुद लेकर चाय का एक घूंट भरा और बोला, ये फैसला मैंने और कादिर खान ने बहुत सोच समझ कर किया है। मैंने कहा, लेकिन सपेरे बनकर हम क्या करेंगे? उन लोगों को सांपों का तमाशा दिखाएंगे। वजीर अली मजे से चाय पी रहा था और सामने वाली खिड़की की तरफ देख रहा था। इसी महवियत के आलम में जैसे अपने आप से बोला, सांपों का ऐसा तमाशा दिखाएंगे कि किसी ने आज तक न देखा होगा। उसने प्याली ट्रे में रख दी और कहने लगा, तुम क्या समझते हो हम अहमक हैं? हमें अक्ल नहीं है? नहीं हैदर अली, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है कि हम भक्त कबीर जितने अक्लमंद नहीं हैं और हमारे पास इस्लाम के बहादुर जर्नैल महमूद गजनवी जितनी फौजी ताकत भी नहीं है, लेकिन हमें खुदा ने अक्ल जरूर दी है और इस अक्ल को इस्तेमाल करके हम अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। मैं खामोश बैठा चाय पीता रहा। वजीर अली कह रहा था, कादिर खान सांपों के बारे में बहुत इल्म रखता है। उसने राजस्थान और बंगाल के सपेरों के दरमियान बहुत वक्त गुजारा है। वो सांपों को सिधाना जानता है। मैंने झंझला कर कहा, लेकिन वजीर अली भाई, सांपों का हमारे इस मिशन से क्या ताल्लुक है? सांपों का इल्म हमें यहाँ क्या मदद कर सकता है? वजीर अली बोला, सांपों का इल्म जिस तरह हमारी मदद करेगा उसे तुम खुद देखकर हैरान रह जाओगे। ये सब कुछ वक्त आने पर तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। अभी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। आज रात हम आराम करेंगे और मैं और कादिर खान बड़ा लंबा ट्रेन का सफर करके आए हैं। कल रात को 9 बजे वाली गाड़ी में हम गोमलवाड़ी के रॉ के तरबियती कैंप की तरफ रवाना हो जाएंगे। उसके बाद वजीर अली ने मुझसे रॉ के तरबियती कैंप मिशन के बारे में कोई बात न की। मैंने 1-2 बार बात करनी भी चाही तो उसने कहा, कल बात करेंगे। वो दोपहर का खाना मेरे साथ खाने के बाद चला गया। कह गया कि मैं और कादिर खान कल दोपहर के बाद आएंगे, तुम सफर के लिए तैयार रहना। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं काफी देर सोचता रहा कि सांप हमारे किस काम आएंगे। ये तरीक़ेकार मुझे अल्फ लैला की दास्तानों वाला लग रहा था। दूसरे और तीसरे पहर कादिर खान और वजीर अली अपनी पुरानी खटारा गाड़ी में पहुंच गए। कादिर खान ने एक चमड़े का अटैची केस उठा रखा था। मैं उन्हें खिड़की में से हवेली के पुराने दरवाजे की तरफ जाते देख रहा था। सेहन की तरफ से होकर वो मेरे कमरे में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने यकज़बान मुझे सलाम किया, हाथ मिलाए। कादिर खान ने अटैची केस चारपाई के पास जमीन पर रख दिया। मैंने पूछा, इसमें क्या है कादिर भाई? वो हाजियों वाले जर्द रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए बोला, इसमें बड़े जहरीले सांप हैं। और दोनों हंस पड़े। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह खैर हो, ये सांपों का मिशन मुझे अजीब सा लग रहा है, कहीं कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। चांद बाई हमारे लिए चाय ले आई। हम चाय पीने और मौसम के बारे में बातें करने लगे। कादिर खान ने बात का रुख बदलते हुए मुझसे कहा, हैदर भाई, तुम्हारा हम शक्ल धर्मचंद दहशतगर्दी की मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग लेने इसराइल के मुल्क गया हुआ है। उसे भारत की इंटेलिजेंस ने रॉ के खर्च पर भेजा है। मैंने कहा, वहाँ ट्रेनिंग लेकर भी वो हमारे मुल्क पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वजीर अली बोला, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के मुसलमान अपने वतन की हिफाजत करना और दुश्मन को तहस नहस करना जानते हैं। 65 की जंग की मिसाल हमारे सामने है। भारतवर्ष के हिंदू और हिंदू सरकार इस शिकस्त को अभी तक नहीं भूली। सारी दुनिया में भारत की बदनामी हुई कि इतने बड़े मुल्क ने इतनी बड़ी फौज, इतने ज्यादा जंगी साजो सामान के साथ इतने छोटे से मुल्क पर हमला किया और पाकिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा न कर सके, बल्कि खेमकरन और छम्प जौड़ियां भी अपने हाथों से खो बैठे। लेकिन भारतीयों की ज़हनियत से शायद तुम अभी वाकिफ नहीं हो। ये मैदान जंग में तुमसे शिकस्त खा जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी जड़ें काटता रहेगा। बस तुम्हें इनके इस हमले से अपने आप को बचाना है। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है वजीर भाई, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपने दुश्मन की साजिशों और उसकी मक्कार ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचान लिया है। अब हम मैदान जंग में भी इनको शिकस्त देंगे और मैदान जंग के बाहर भी उनकी किसी पाकिस्तान दुश्मन नापाक स्कीम को कामयाब नहीं होने देंगे। कादिर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है इस बार धर्मचंद इसराइल के मुल्क से ट्रेनिंग लेकर वापस आएगा तो उसका काम भी तमाम कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कुछ भी हो, ये आदमी पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। मैंने सीने पर हाथ मार कर कहा, उसका काम तो मैं तमाम करूंगा। मैं उसके तमाम हथकंडों से वाकिफ हूँ। एक बार वो मेरे जाल में आ गया तो फिर मैं उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। मैंने वजीर अली से बाल ठाकरे और बालाजी राव के बारे में पूछा कि उनको कहीं मेरे जिंदा बच निकलने का इल्म तो नहीं हो गया। वजीर अली ने हंसकर कहा, हैदर भाई, हमने कच्ची गोलियां कभी नहीं खेली, हम बड़ा पक्का पांव डालते हैं। बाल ठाकरे के डेथ चैम्बर तक अपने मुसलमान डॉक्टर को पहुंचाना कोई मामूली काम नहीं है। शिवसेना के जासूस तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हमने उनकी आंखों में भी धूल झोंक दी। ये सिर्फ अक्ल की फतह नहीं है, बल्कि इसमें हमारा जज्बा भी काम कर रहा है। इस्लाम की फतह और काफिर का सर कुचल डालने का जज्बा। काफिर भी वो जो इस्लाम के खिलाफ घिनौनी साजिशें कर रहा है और भारत के शहरों में मौका मिलते ही मुसलमानों को कत्ल करना, उनकी बच्चियों की बेहुरमती करना, उन्हें अगवा करना और उनके घरों को नजर आतिश करना शुरू कर देता है। ये हमारा असल दुश्मन है। भारत में जो अमन पसंद हिंदू हैं, हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं। हम सिर्फ अपने दुश्मनों के दुश्मन हैं। बाल ठाकरे के बाप को भी कभी इल्म नहीं हो सकता कि जिस हैदर अली को उसने अपनी दानिस्त में जहर का इंजेक्शन देकर कब्र में दफन कर दिया था, वो जिंदा है। हाँ, ये अलग बात है कि तुम उसके सामने न चले जाओ और वो तुम्हें बंबई के किसी बाजार में चलता फिरता देख कर पहचान न ले। हम चाय भी पीते रहे और बातें भी करते रहे। जब दोपहर के 5 बजे तो वजीर अली ने कादिर खान से कहा, मेरा ख्याल है हमें तैयारी पकड़नी चाहिए।
अभी हमें स्टेशन पर भी जाना है। कादिर खान ने अटैची केस खोल दिया। उसमें गेरुए रंग के कपड़े रखे हुए थे। 3 लंबे लंबे कुर्ते थे, 3 धोतियां थी, 3 गले में लटकाने वाले कपड़े के झोले थे, 3 सांपों वाली बीने थी। ये सारा लिबास उस इलाके के सपेरों का था। वजीर अली ने मुझसे कहा, हैदर अली अब कोई सवाल मत पूछना, जिस तरह हम करते हैं तुम भी करते जाओ। हमने अपने कपड़े उतार कर सपेरों का लिबास पहना, सरों पर गेरुए रंग के रुमाल बांध लिए। वजीर अली ने हम सब को शहरी लिबास यानी बुशर्टें और पतलूने एक तरफ तह करके रख दी। अपनी सदरी की जेब में से उसने बटवा निकाल कर खोला, उसमें काफी करेंसी नोट थे। वजीर अली ने 300 रुपए मुझे दिए, 300 रुपए कादिर खान को और बाकी रुपए अपने लंबे कुर्ते के अंदर जो सदरी थी उसकी जेब में रख लिए। मैंने कहा, हमें अपने पास असलहा नहीं तो कम से कम एक बड़ा चाकू जरूर रखना होगा। कादिर खान ने अटैची केस में हाथ डालकर एक थैला निकाला, उसमें से 3 कमांडो चाकू और एक ऑटोमेटिक पिस्टल था। चाकू उन्होंने अपने पास रख लिए और ऑटोमेटिक पिस्टल मुझे देकर बोला, हमें मालूम है तुम तरबियत याफ्ता गोरीले हो, पिस्तौल भी तुम अपने पास ही रखो। मैंने पिस्तौल को गौर से देखा, जदीद किस्म का पिस्तौल था, उसके आगे साइलेंसर भी था जिसकी वजह से फायर का धमाका नहीं होता। मैंने रुपए, चाकू और पिस्तौल अपने गेरुए रंग के लंबे कुर्ते के अंदर सदरी की जेब में रख लिया। मैंने कादिर खान से कहा, कादिर भाई हम सपेरे तो बन गए हैं लेकिन हमारे पास सांप एक भी नहीं है। कादिर खान मुस्कुराया, कहने लगा, दुल्हा के बगैर भी कभी बारात सजी है। उसने अटैची केस में हाथ डालकर एक दरमियाने साइज की पटारी निकाली जिस पर कपड़ा लिपटा हुआ था। कपड़े हटाकर उसने पटारी हमारे दरमियान फर्श पर रख दी, अपने एक हाथ में रुमाल पकड़ लिया और बोला, इन सांपों का जहर नहीं निकाला गया। मैं और वजीर अली परे हट गए। कादिर खान ने पटारी का ढकना उठाया तो उसके अंदर से फनकारों की आवाज आई। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। मैंने देखा कि पटारी में बालिश्त भर के कितने ही सांप एक दूसरे में घुस कर रेंग रहे थे और अपने इंसानी अंगूठे के बराबर अपने मुंह उठा कर जबानें बाहर निकाल रहे थे। इन सांपों के रंग मटियाले थे। कादिर खान कहने लगा, ये बहुत ही जहरीले सांप हैं। मैं अपने एक बड़े पुराने दोस्त सपेरे से 1 महीने के लिए मांग कर लाया हूँ। मैंने इनके कांटे से एक आदमी को मरते अपनी आंखों से देखा है। सांप ने उसके पांव पर टखने के करीब काटा। जैसे ही सांप ने उसे काटा वो खड़े कद से गिर पड़ा, जैसे कोई टहनी दरख्त से कटकर गिर जाती है। न उसके जिस्म से खून निकला, न मुंह नाक से खून निकला, न उसका जिस्म नीला पड़ा और न ही उसका जिस्म गला सड़ा, बस वो पत्थर बन गया। हमने उसे हाथ लगाकर देखा तो उस आदमी का जिस्म ऐसा था जैसे ठंडा पत्थर होता है। एक आदमी ने उसके पांव के अंगूठे पर छड़ी मारी तो अंगूठा यूं टूटकर अलग हो गया जैसे मिट्टी के लोटे पर छड़ी मारी जाए तो उसकी टूटी अलग हो जाती है। जब मैंने अपने बंगाली सपेरे उस्ताद से उस सांप का जिक्र किया तो उसने कहा कि ये महापदम सांप है, इसके काटने से आदमी और जानवर का जिस्म एकदम से पत्थर बन जाता है। फिर उसने मुझे उस सांप की एक ऐसी खूबी या वस्फ बताया जिसको सुनकर मुझे अल्फ लैला की कहानियां याद आ गईं। मेरे बंगाली उस्ताद सपेरे ने बताया कि इस सांप में ये वस्फ है कि इसे दुश्मन के जिस्म से उतरा हुआ कोई कपड़ा सुंघा दिया जाए और उसके बाद इसे कुछ खाने पीने को न दिया जाए, फिर इसे निकाल कर छोड़ा जाए तो दुश्मन जहाँ होगा ये सांप उसकी बू पर वहां पहुंच जाएगा और उसे काट कर अपने सपेरे के पास वापस आ जाएगा। दुश्मन चाहे मुल्क के किसी कोने में हो, ये वहां पहुंच जाता है। रास्ते में चाहे आंधी आए, तूफान आए, ये आंधी तूफान गुजर जाने के बाद दोबारा उस आदमी की बू पर चल पड़ेगा। ये जिस आदमी के उतरे हुए कपड़े एक बार सूंघ ले उसे उस आदमी के जिस्म की बू सैकड़ों मील से महसूस हो जाती है। ये खास वस्फ कुदरत ने सिर्फ इस महापदम सांप को दिया है। अब मैं समझ गया था कि इन लोगों का मंसूबा क्या है। जब मैंने इस मंसूबे की कामयाबी के इम्कानात का जिक्र किया तो वजीर अली बोला, हैदर भाई हम तुम्हारी तरह तरबियत याफ्ता गोरीले या कमांडो नहीं हैं। हमें हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके दुश्मन को खत्म करना पड़ता है। ये ठीक है कि हम दुश्मन को कत्ल करते हुए कभी नहीं झिझकते। उस वक्त हम जिहाद के मैदान में होते हैं और काफिर को सिर्फ इसलिए कत्ल करना अपना फर्ज समझते हैं कि वो इस्लाम का दुश्मन है। हम अपने मिशन के दौरान जो भी करते हैं अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए करते हैं। हमारे वसाइल भी महदूद हैं। हमारे पास उतना असलहा भी नहीं है कि दुश्मन के साथ ज्यादा देर पोजीशन में रहकर लड़ाई कर सकें। हमें अय्यारी और चालाकी से काम लेना पड़ता है। हमें हर वो हरबा इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे हम इस्लाम के दुश्मनों को तहे तेग कर सकें। मेरा ख्याल है कि अब तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। मैंने कहा, बिल्कुल समझ गया हूँ, और दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह मुझे इस मूजी सांप से अपनी पनाह में रखना। 7 बजे हमने शाम का खाना खा लिया और 7:45 बजे जब अंधेरा छा गया तो हम गाड़ी में बैठकर करीबी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। हमारी गाड़ी बम्बई के मज़ाफाती जंगलों के पहाड़ी रास्तों में से गुजर रही थी। अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की बत्तियां ही हमें रास्ता दिखा रही थी। 8:30 बजे हम एक रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे। स्टेशन की रोशनियां देखकर वजीर अली ने गाड़ी एक तरफ पहाड़ी की खो में खड़ी करके उसके ऊपर झाड़ियों की शाखें काट कर डाल दी। अब हम पूरे सपेरों के भेष
भेस में स्टेशन की तरफ चल पड़े। मैं इस स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि भारत के ये मुसलमान मुजाहिद आज भी अपने हुकूक और आजादी और इज्जत नफ्स के वकार के लिए भारत में अपनी जंग लड़ रहे हैं। और कोई अजब नहीं कि आज भी अहमदाबाद और सूरत के ये मुसलमान मुजाहिद उस पुरानी हवेली को अपनी खुफिया पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों। इसलिए मैं यहाँ उस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगा। हम स्टेशन के बरामदे में जाकर बैठ गए। गाड़ी के आने में अभी कुछ देर बाकी थी। ये बंबई से भोपाल जाने वाली गाड़ी थी। एक कुली से पूछा तो उसने बताया कि गाड़ी 1 घंटा लेट है। हम सपेरों की तरह वहीं बरामदे के फर्श पर एक तरफ होकर बैठे रहे। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। सपेरे साधु सन्यासी भारत के स्टेशनों और शहरों में आम नजर आ जाते हैं। वजीर अली ने कहा, मैं जाकर टिकट ले आता हूँ, तुम यहीं बैठो। वो अपना झोला और बीन हमारे पास रखकर उस तरफ चला गया जहाँ लोग गाड़ी के टिकट ले रहे थे। जहरीले सांपों वाली पटारी कादिर खान के झोले में थी। सांपों को उसने अपने पास ही रखा हुआ था। मैंने कादिर खान से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई या मोहरा नहीं है जिसको पीने या मुंह में रखने से इन सांपों के कांटे का असर न हो? कादिर खान हंसकर कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं किसी सांप को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। वैसे इन सांपों के कांटे की कोई दवा मेरे इल्म में नहीं है। पुराने तजुर्बाकार सपेरे भी इन सांपों से कभी गाफिल नहीं होते और बड़ी अक्लमंदी से इन्हें पकड़ते हैं। कोई मोहरा भी ऐसा नहीं जो इन सांपों का जहर इंसान के जिस्म से निकाल सके। इनका जहर इतना मौका ही नहीं देता। इधर ये काटते हैं, उधर आदमी पत्थर बनकर गिर पड़ता है और पत्थर में से मोहरा जहर कहाँ से चूसेगा। इतने में वजीर अली टिकट लेकर आ गया। उसने एक एक टिकट हमारे हवाले कर दिया। कहने लगा, टिकट बाबू कह रहा था कि ट्रेन कुछ लेट निकली है, 15-20 मिनट में पहुंचने वाली है। मेरा ख्याल है कि हमें प्लेटफॉर्म पर चले चलना चाहिए। हम बरामदे से उठकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। वहाँ मुसाफिरों का काफी रश था। भारत की आबादी काफी बढ़ गई थी। 15-20 बरस पहले इतनी आबादी नहीं थी। खैर, ट्रेन आ गई। हम 3rd क्लास के एक डिब्बे में बैठ गए। मेरे पास ऑटोमेटिक पिस्टल था जो भरा हुआ था। मैंने उसे अपने लंबे कुर्ते बल्कि चोले के अंदर सदरी की जेब में छुपा कर रखा हुआ था। साथ फालतू गोलियों का डिब्बा भी था। दूसरी जेब में बड़ा कमांडो चाकू भी था। चूंकि हम सपेरों के भेस में थे इसलिए हम पर किसी को शक नहीं पड़ सकता था। ट्रेन चल पड़ी। पहला बड़ा स्टेशन देवलाली, उसके बाद नासिक का शहर आया। नासिक से ट्रेन ने भुसावल और खंडुआ वाली लाइन पकड़ ली। भुसावल कहीं रात के 2 बजे आया। ये जंक्शन था। यहाँ से औरंगाबाद की तरफ एक रेलवे लाइन जाती थी। भोपाल का स्टेशन दूसरे दिन 9-10 बजे के करीब आया। यहाँ से हम नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ये ट्रेन गोमलवाड़ी नहीं ठहरती थी। हमें गोमलवाड़ी ही जाना था। हम उससे 7 मील पीछे एक स्टेशन पर उतर गए। उस वक्त दिन ढलना शुरू हो गया था। स्टेशन पहाड़ी के नशेब में एक सुनसान जंगल में वाक़ था। मैंने वजीर अली से पूछा, यहाँ से हमें कोई बैलगाड़ी वगैरह नहीं मिल सकती? वो बोला, हो सकता है मिल जाए, ये भी हो सकता है कि हमें 7 मील पैदल चलना पड़े। तुम तो कमांडो हो, तुम्हें क्या दुश्वारी? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। कादिर खान कहने लगा, फिक्र न करो, गोमलवाड़ी का तरबेती कैंप यहाँ से 7 मील के फासले पर है, मगर हमें 5 मील ही चलना पड़ेगा। वहाँ एक छोटा सा पहाड़ी गाँव आता है। ये गाँव इन लोगों ने आबाद किया है जो गोमलवाड़ी के रॉ के कैंप के लिए काम करते हैं। इनमें एक गवाले का घर है जो तरबेती कैंप को ताज़ा दूध सप्लाई करता है। 2-3 घर कैंप में सफाई वगैरह करने वालों के हैं। एक मिस्त्री है, एक बिजली का काम करने वाले का घर है और 2 घर धोबियों के हैं जो कैंप में रहने वालों के कपड़े वगैरह पहाड़ी नदी पर ले जाकर धोते हैं। क्या हम इन गाँव वालों के पास जा रहे हैं? मेरे सवाल पर वजीर अली कहने लगा, कादिर खान सब कुछ सोच समझ कर अपने मंसूबे के मुताबिक काम कर रहा है। बस तुम देखते जाओ कि जहाँ जांबाज कमांडो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते, वहाँ हम जैसे मुजाहिद अय्यारी से किस तरह काम लेते हैं। रास्ता जंगलाती था। झाड़ियाँ, दरख्तों के झुंड, नदी नाले थे। हर तरफ गहरी खामोशी थी। हब्स बहुत हो रहा था। चलते चलते हम पसीने में शराबोर हो गए। खुशकिस्मती से 2-2.5 मील चलने के बाद एक बैलगाड़ी मिल गई जो पीछे से आ रही थी। गाड़ीबान ने 3 सपेरों को पैदल चलते देखा तो करीब आकर गाड़ी रोक ली। कादिर खान ने उस इलाके की देहाती जबान में गाड़ीबान से कहा, भैया हमें गोमलवाड़ी के धोबियों के गाँव जाना है, ले चलोगे? गाड़ीबान बोला, बैठ जाए महाराज, मेरा क्या लगता है, आ जाएं। गाड़ी के आगे 2 बैल जुते हुए थे। हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने से जिस्म को थोड़ी ठंडी हवा लगी तो कुछ सुकून महसूस हुआ। गाड़ी पहाड़ी जंगल के नशीबो फराज में आहिस्ता आहिस्ता हिचकोले खाती सफर करती रही। गाड़ीबान ने कादिर खान से पूछा, भैया आप लोग जंगल में सांप पकड़ने जा रहे हैं तो मालकुंडी नदी की तरफ काले सांपों का एक जोड़ा रहता है। इस जोड़े ने उधर से रास्ता बंद कर रखा है, उनको जाकर जरूर पकड़ो, बड़ेपन का काम होगा। कादिर खान बोला, उधर भी जरूर जाएंगे और जोड़े को पकड़ लेंगे, तुम शांत रहो। सूरज मगरिब की तरफ पहाड़ियों के ऊपर झुकना शुरू हो गया था कि मुझे दूर से एक टीले के पास कुछ ढलवान छतों वाले झोंपड़ी नुमा मकान नजर आए। ये वही गांव था जहां हमें जाना था। हम गांव से थोड़ा पहले गाड़ी से उतर गए। तो
दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।